गुड मॉर्निंग। चैप्टर चल रहा था देखो थर्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन। ठीक है, कल बात की थी प्राथमिक बैटरी और द्वितीयक बैटरी। ठीक है, प्राथमिक बैटरी में दो प्रकार के सेल या बैटरी देखे थे। ठीक है, शुष्क सेल और मरकरी सेल यानी लैग्रांज सेल का उदाहरण। ठीक है, और एक मरकरी सेल। द्वितीयक बैटरी में बात की थी दो प्रकार के सेलों की। ठीक है, एक तो सीसा संचयक सेल और एक निकल कैडमियम सेल। ठीक है, उसके बाद देखा था ईंधन सेल। ठीक है, ईंधन सेल में देखो क्या प्रोवाइड कर रहे थे, इंपॉर्टेंट सेल में क्वेश्चन आता है H2O2। ठीक है, H2O2 मिलकर किसका निर्माण कर रही थी, H2O का। तो ईंधन सेल की श्रेष्ठता के कारण क्या थे, एक तो कि ईंधन सेल कभी भी समाप्त नहीं होता। ठीक है, जब तक H2O2 प्रवाहित होती रहेगी ये सेल निरंतर कार्य करता रहेगा। तो एक तो सेल कभी समाप्त नहीं होता, दूसरी चीज किसी अपशिष्ट उत्पाद का निर्माण नहीं करता। ठीक है, H2O2 मिलकर किसका निर्माण कर रहे थे, H2O का। ये H2O किसके रूप में है, गैस के रूप में, भाप के रूप में। इसको संकलन के द्वारा, ठीक है, किसमें चेंज कर दिया जाएगा, H2O लिक्विड में। और ये किसमें काम में जाएगा, पीने के पानी में। जो भी अंतरिक्ष में काम में ले रहे हैं, तो जो भी अंतरिक्ष यात्री है उनके पीने के काम में आ जाएगा। ठीक है, तो एक तो सेल कभी समाप्त नहीं होता। ठीक है, जो उत्पाद बन रहा है वो किसमें काम आ रहा है, पीने के पानी के रूप में काम में लिया जा रहा है। अन्य सेलों की तुलना में कार्य क्षमता या दक्षता क्या है, अधिक है। ठीक है, और पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता। फिर ईंधन सेल की बात कर रहे थे। ईंधन सेल में क्या कार्य हो रहा था कि जो ईंधन है उसका दहन करके ऊर्जा प्राप्त कर रहे थे। ठीक है, तो ईंधन के रूप में किसको काम में ले रहे थे, मेथेन, मेथेनॉल, हाइड्रोजन। ठीक है, तो तीनों को ध्यान रखना है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि हाइड्रोजन के अलावा ईंधन के रूप में क्या काम में ले सकते हैं, तो मेथेन और मेथेनॉल। बनावट देख ली थी, एक तरफ से H2 एक तरफ से O2 प्रवाहित कर रहे थे एनोड कैथोड के रूप में। ठीक है, किस पे, संयंत्र कार्बन इलेक्ट्रोडों पे, और बीच में क्या बना हुआ था, वैद्युत अपघट्टी NaOH या KOH का। ठीक है, फिर बात करेंगे यहाँ लास्ट टॉपिक देखो, संक्षारण और फैराडे के नियम। दो टॉपिक बचे हुए हैं। संक्षारण की बात करते देखो, पढ़ते हुए आ रहे छोटी क्लास से। उदाहरण देखेंगे इसमें भी लोहे पर जंग लगने का। ठीक है, लोहे पर जंग लगने। तो देखो कोई भी धातु है, चाहे चांदी है, तांबा है, लोहा है, किसी की भी बात करें, उदाहरण देखेंगे डिटेल में लोहे पर जंग लगने वाला। सिंपल में बात करें संक्षारण क्या है, तो किसी भी धातु पर, कोई भी धातु है यदि वायु और नमी के संपर्क में रहे। ठीक है, जैसे लोहा है, खुले में रख दिया जाए, वायु भी है नमी भी है। ठीक है, तो वायु और नमी की उपस्थिति में उस धातु के ऊपर किसकी परत बन जाती है, इसके ऑक्साइड की। किसकी परत बनेगी, ऑक्साइड की। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, संक्षारण। लिखा हुआ है देखो, जल तथा वायु की उपस्थिति में धातुओं की सतह पर उनके ऑक्साइड, या तो ऑक्साइड के बने मुख्यतः या अन्य लवणों की, उनके जो भी लवण है। ठीक है, तो जल और वायु की उपस्थिति में धातुओं की सतह पर उनके ऑक्साइड या अन्य लवणों की, ठीक है, परत का चढ़ना क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाएगा, संक्षारण कहलाएगा। उदाहरण देके देखो, लोहे पर जंग लगना, चांदी का रंग परिवर्तित होना, काली हो जाती है। ठीक है, तांबे के ऊपर हरी परत बन जाती है। ठीक है, ये सब किसके उदाहरण है, संक्षारण के। अब संक्षारण भी दो प्रकार का है देखो, एक तो कौन सा है, रासायनिक। ठीक है, रासायनिक संक्षारण कहते हैं या शुष्क संक्षारण कहते हैं। ठीक है, तो एक तो रासायनिक संक्षारण और एक नम संक्षारण। ठीक है, यानी सिंपल में बात करें, एक तो शुष्क संक्षारण और एक क्या हो जाएगा, नम संक्षारण। शुष्क है यानी जल क्या होगा, अनुपस्थित, केवल किसकी उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में। अब वायु में बहुत सारी गैसें उपस्थित है। ठीक है, तो उन सभी गैसों के द्वारा कौन सी प्रक्रिया संपन्न हो, संक्षारण। लेकिन जल कैसा हो, अनुपस्थित हो, तो वो संक्षारण तो कैसा है, शुष्क। लेकिन यदि वायु के साथ साथ जल भी उपस्थित है, जल और वायु की उपस्थिति में संक्षारण हो रहा है, तो कौन सा संक्षारण होगा, फिर नम संक्षारण। और इसी में देखेंगे लोहे पर जंग लगने का उदाहरण। ठीक है,
तो देखो दिए हुए हैं दो प्रकार के संक्षारण, एक तो है शुष्क संक्षारण, ठीक है। शुष्क संक्षारण में दिया हुआ है वायु में उपस्थित ऑक्सीजन, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, Cl2 तथा H2S, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, जैसे संक्षारण अभिकर्मक है, ठीक है, यानी संक्षारण की प्रक्रिया को क्या करती है, संपन्न करती है। तो वायु में जो भी गैसें हैं ऑक्सीजन, HCl, SO2, H2S, ठीक है, ये सब कौन सी प्रक्रिया संपन्न करेगी, संक्षारण की। अतः धातु की सतह और उनके मध्य सीधी विक्रिया होगी, जो भी धातु है जिससे संक्षारण होना है उसकी सतह, ठीक है, और इन गैसों की क्रिया क्या होगी, डायरेक्ट होगी, यानी जल क्या होगा, अनुपस्थित होगा, H2 उपस्थित नहीं होगा, ठीक है। तो ये संक्षारण तो क्या होगा, शुष्क संक्षारण, जल की अनुपस्थिति में, ठीक है। फिर बात करें सेकंड नम संक्षारण, और ये इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जांपल दिया हुआ है डिटेल में, ठीक है। इसकी बात करेंगे सेकंड नम संक्षारण। नम संक्षारण यानी वायु, धातु की सतह है वो किसके संपर्क में आए, वायु और नमी, ठीक है। नमी यानी जलवाष्प या जल, दोनों में से किसी की भी बात करें तो विद्युत रासायनिक संक्षारण का मुख्य उदाहरण, ठीक है, लोहे पर जंग लगना। क्या लोहे का उदाहरण एग्जांपल देंगे तो लोहे पर जंग लगना है। संक्षारण की प्रक्रिया को इसी उदाहरण द्वारा समझेंगे डिटेल में कि एनोड पे क्या अभिक्रिया हो रही है, कैथोड पे क्या अभिक्रिया हो रही है, संपूर्ण अभिक्रिया क्या है, किस प्रकार लोहे पर जंग लगना है, लोहे पर जंग लगने का रासायनिक सूत्र क्या होगा, ठीक है। तो देखेंगे लोहे पर जंग लगने से। तो देखो लोहे पर जंग लगने की बात करें, नम संक्षारण के प्रयोग से क्लियर है। ऐसा संक्षारण जो किसकी उपस्थिति में हो रहा है, जल और वायु की उपस्थिति में, ठीक है। जब धातु की सतह वायु और नमी के संपर्क में आएगी, ठीक है, तो उनके ऊपर ऑक्साइड या जो अन्य लवणों की परत बनेगी, तो वो कौन सा संक्षारण होगा, फिर नम संक्षारण। और केवल वायु की उपस्थिति में हो रहा है तो शुष्क संक्षारण, ठीक है। उदाहरण देखें, देखो लोहे पर जंग लगना, ठीक है, मान लो कोई लोहे की वस्तु है, छड़ है, वस्तु है, जो भी है, किसी एक स्थान पर मान लो Fe था, ठीक है, Fe इलेक्ट्रॉन क्या है, किसमें चेंज होगा, Fe+। आयरन है, Fe है, ठीक है, Fe सॉल्वेंट था, इलेक्ट्रॉन क्या है, किसमें चेंज हो गया, Fe+2। कितने इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, 2। मान लो 2 Fe है, इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे 4। तो लोहे पर जंग लगने की अभिक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होगा, पहले एनोड का। एनोड में कौन सी विक्रिया बताई थी, एलओए। एनोड पर हमेशा कौन सी विक्रिया होगी, ऑक्सीडेशन। एनोड कैसा होगा, नेगेटिव। तो देखो Fe था, Fe इलेक्ट्रॉन त्याग के किसमें चेंज हो रहा है, Fe+2 में, ठीक है। Fe से किसमें चेंज हो गया, Fe+2 में। कितने इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है Fe, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 Fe कितने इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे, 4। ये तो किसकी बात की, ऑक्सीजन। इसकी बात कर ली, ऑक्सीजन। यानी यहाँ Fe किसके रूप में कार्य कर रहा है, एनोड के रूप, इसके रूप में कार्य कर रहा है, एनोड के। अब ये जो Fe इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, जिस स्थान पर Fe ने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं उस स्थान से इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाए, दूसरी जगह, संपूर्ण क्षण में फैल सकते हैं संवहन के द्वारा, ठीक है। तो दिया हुआ है, देखो लोहे से बनी हुई किसी भी वस्तु के किसी निश्चित स्थान पर, जरूरी नहीं पूरी छड़ या जो भी लोहे की वस्तु उसको पूरी पे एक साथ जंग लगे, किसी एक स्थान पर जंग लगना स्टार्ट होगा और धीरे धीरे क्या होता जाएगा, संक्षारण बढ़ता जाएगा। तो दिया हुआ है, देखो लोहे से बनी हुई किसी भी वस्तु के किसी निश्चित स्थान पर, ठीक है, जब भी ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया ये थी, Fe था जहाँ पर जंग लगना है, ठीक है, जहाँ लोहे की जो परत है वो नमी और वायु के संपर्क में आएगी, तो वहाँ Fe इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, स्वयं का ऑक्सीकरण। ये तो किसकी बात की, एनोड की, ठीक है। तो जब भी ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है, ठीक है, तो वह स्थान किसका कार्य करता है, एनोड का, ठीक है। जब भी ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होगी, जिस स्थान पर Fe इलेक्ट्रॉन त्यागेगा वो स्थान किसका कार्य करेगा, एनोड का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा, एनोड का। कौन सी विक्रिया संपन्न होगी, ऑक्सीकरण। आगे विक्रिया होगी अर्ध विक्रिया, ठीक है। तो वह स्थान एनोड का कार्य करता है। अभिक्रिया ये भी आपके पास एनोड 2Fe 2Fe+2+ 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीकरण, ठीक है।
फिर बात करें देखो एनोड से प्राप्त इलेक्ट्रॉन, एनोड से जो 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहे हैं, वो एक सिरे से कहाँ जा सकते हैं, दूसरे सिरे तक, ठीक है। तो एनोड से प्राप्त इलेक्ट्रॉन धातु के द्वारा प्रवाहित होकर उसके दूसरे सिरे तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। एक स्थान से जो इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, जहां ऑक्सीकरण हुआ है, जहां इलेक्ट्रॉन त्यागे गए हैं, वहां से इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच जाएंगे, दूसरे स्थान पर, ठीक है। दूसरे स्थान पर पहुंचकर H+ की उपस्थिति में अब H2O है तो क्या दे सकता है, H+ आयन। और H2 की भी बात नहीं करें तो देखो वायुमंडल में क्या है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये किससे क्रिया करेगी, वायुमंडल में क्या उपस्थित है, नमी H2O। तो वायुमंडल में CO2 गैस H2O से क्रिया करके किसका निर्माण कर देती है, H2CO2। H2CO3 क्या है, कार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल या कार्बनिक एसिड कहते हैं, ठीक है। इसका निर्माण कर दिया कार्बनिक अम्ल। ये H2CO3 क्या कर सकता है, H+ आयन दे सकता है। तो मान लो एक H+ आयन दे दिया, क्या बना लिया, HCO3-। एक H+ और दे देगा तो क्या बन जाएगा, CO3-2, यानी H2CO3 किसमें टूट सकता है, 2 H+ आयन और CO3-2 कार्बोनेट है। तो यहां से क्या कर देंगे, ये H+ आयन, ठीक है। तो एनोड के अंदर कितने क्लियर है, Fe इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ये जो त्यागे गए इलेक्ट्रॉन ये दूसरे सिरे पर पहुंचेंगे, ये इलेक्ट्रॉन किसके साथ क्रिया करेंगे, H+। तो वायुमंडल में क्या उपस्थित है, ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन इन H+ आयन, ठीक है, और इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके किसका कार्य करेगी, कैथोड का। ऑक्सीजन किसका कार्य करेगी, यहाँ कैथोड का। ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन, यहाँ से जो मुक्त हुए वो इलेक्ट्रॉन, और जो एसिड अम्ल देगा, जो भी अम्ल बन रहा है, ठीक है, वो अम्ल क्या दे देंगे, H+ आयन। जल भी दे सकता है H+ आयन, ठीक है, और भी अम्ल होंगे जो क्या दे सकते हैं, H+ आयन। तो ऑक्सीजन H+ आयन और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, ठीक है। अपचयन हो रहा है तो किसके रूप में कार्य करेगा, कैथोड के रूप, ठीक है। तो दिया हुआ है देखो, एनोड से प्राप्त इलेक्ट्रॉन धातु के द्वारा प्रवाहित होकर दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं, ठीक है, जहां H+ की उपस्थिति में ऑक्सीजन का क्या होता है, अपचयन होता है। H+ की उपस्थिति में ऑक्सीजन का क्या होगा, अपचयन होगा, ठीक है। H+ कौन देगा, CO2 H2O से क्रिया करके किसका निर्माण करेगी, कार्बनिक अम्ल का। ये कार्बनिक अम्ल क्या दे देंगे, H+। तो ऑक्सीजन वायुमंडल में उपस्थित है, H+ आयन भी वायुमंडल में बन रहा है, कार्बनिक अम्ल का निर्माण हो रहा है H2 और CO2 से, और इलेक्ट्रॉन कौन मुक्त कर रहा है, Fe। कौन सी विक्रिया संपन्न हो जाएगी, कैथोड की विक्रिया, ठीक है। ठीक है, देखो क्लियर है। CO2 के जल में घुलने से H2CO3 बनता है, जिसके कारण माध्यम कैसा हो जाएगा, अम्लीय। अम्ल है तो H+ रहेगा, H+ देते माध्यम कैसा हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा, ठीक है। तथा इससे क्या प्राप्त होंगे, H+ आयन। अब क्या है, CO2 + H2 H2CO3 बना लेंगे कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल बनेगा तो क्या दे देगा, H+ आयन दे देगा, ठीक है। फिर बात करें देखो कैथोड पे क्या विक्रिया हो रही है, तो वायु में उपस्थित अन्य अम्लीय ऑक्साइड, ये तो केवल एक अम्ल की बात की है तो H+ दे रहा है, और भी अम्लीय ऑक्साइड या एसिड हो सकते हैं जो क्या दे सकते हैं, H+ आयन, ठीक है। कि जल में विलय होने से भी H+ आयन प्राप्त होंगे, जो अम्लीय ऑक्साइड वगैरह है जल में घुलने से क्या दे देंगे, H+ आयन, ठीक है। ये स्थान किसका कार्य करेगा, कैथोड का, ठीक है। बात करें फिर कैथोड की, ठीक है। ऑक्सीजन, ठीक है, किसके साथ क्रिया करेगी, H+ आयन, और क्या ग्रहण करेगी, इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का क्या होगा, अपचयन होगा। तो रिएक्शन दे रखी देखो, O2 + H+ + इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 H+ है, ठीक है। कितने H2O का निर्माण हो गया, 2H2, ठीक है। किसका निर्माण हो जाएगा, 2H2। क्या हो जाएगा यहाँ, अपचयन। यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण कितना था देखो, 0, यहाँ कितना आएगा, माइनस में, यानी 0 से किस में जा रहा है, माइनस में, यानी ऑक्सीकरण की क्या हो रही है, कमी, यानी क्या हो जाएगा, अपचयन। ये हो जाएगी देखो कौन सी विक्रिया, कैथोड। एक अर्ध विक्रिया एनोड की, एक अर्ध विक्रिया किसकी होगी, कैथोड की।
ये वाली अभिक्रिया आ जाएगी, ठीक है। कार्बनिक अम्ल का जो निर्माण होना था ये H+ आयन के लिए, ये एनोड कैथोड में नहीं है। आयत अभिक्रिया ये आयत अभिक्रिया, इसको सीधा दोनों को जोड़ देंगे 2H2O H2, दोनों को जोड़ देने से ये क्या प्राप्त हो जाएगी, क्या हो जाएगा 2Fe प्लस O2, ठीक है। 4H+ आयन, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे तो 2Fe O2 प्लस 4H+ आयन, इधर क्या हो गया 2Fe प्लस 2, ठीक है। और साथ में क्या है 2H2, संपूर्ण से अभिक्रिया देगी, ठीक है। 2Fe O2 प्लस 4H+ 2Fe प्लस 2 प्लस H, तो Fe का तो क्या हो गया Fe प्लस 2 में, ठीक है। फेरस आयन में क्या हो गया ऑक्सीकरण, और O2 का क्या हो रहा है H2O में अपचयन, ठीक है। तो ये आ जाएगी सेल अभिक्रिया, संपूर्ण सेल अभिक्रिया दी हुई है, ठीक है। उसके बाद बात करें देखो इसके पश्चात, अभी लोहे पर जंग नहीं लगा, अभी तो एनोड कैथोड की अभिक्रिया संपन्न हुई है, एक ने इलेक्ट्रॉन त्यागा एक ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। अब देखो Fe+2 है, ये तो किसके रूप में है फेरस आयन के रूप में। Fe+2 का एक बार और ऑक्सीकरण होगा और ये किसमें चेंज होगा Fe+3, Fe+2 आयन का ऑक्सीकरण होगा, किसमें चेंज होगा ये Fe+3, यानी किसमें चेंज हो गया फेरिक आयन, इसमें चेंज होगा फेरिक आयन, ठीक है। तो पहले एनोड कैथोड की अभिक्रिया संपन्न होगी, संपूर्ण अभिक्रिया आगे संक्षारण के लिए, ठीक है। फिर आगे क्या होगा Fe+2 आयन है फेरस आयन है, ये ऑक्सीकृत होगा, वापस ऑक्सीकरण होगा, इसमें फेरिक आयन, ठीक है। यहां तक क्लियर है भाई, ठीक है। Fe+2 आयन ऑक्सीकरण होगा, किसमें चेंज होगा Fe+3 आयन में फेरिक आयन में, ठीक है। फिर आगे जो फेरिक आयन है Fe+3 आयन है, ये जलयोजित होकर किसका निर्माण करेंगे फेरिक ऑक्साइड का, ठीक है। एनोड कैथोड की अभिक्रिया होगी, उसके बाद जो फेरस आयन है Fe+2 आयन है, ये ऑक्सीकृत होकर किसमें चेंज होंगे फेरिक आयन में Fe+3, और ये फेरिक आयन जलयोजित होकर फिर जल से क्रिया करके, ठीक है, किसका निर्माण करेंगे फेरिक ऑक्साइड का, यानी Fe2O3.XH2 फेरिक आयन है, ठीक है। जल के साथ क्रिया करेंगे फेरिक ऑक्साइड बनाएंगे, जलयोजित हो गए तो क्या बना देंगे Fe2O3, ठीक है। Fe की कितनी +3 ऑक्सीजन की कितनी -2, तो 2 इधर 3 इधर, यानी Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, लेकिन कैसा है जलयोजित, और यही जंग लगने का रासायनिक सूत्र है Fe2O3.XH2। पूछ लिया जाए जंग लगने का रासायनिक सूत्र, ठीक है, लोहे पर जंग लगने का रासायनिक सूत्र तो क्या रहेगा Fe2O3.XH2, ठीक है। तो Fe+2 ऑक्सीकृत होकर किसमें चेंज हो गया Fe+3 में, ठीक है। Fe+3 जलयोजित होगा और किसका निर्माण करेगा फेरिक ऑक्साइड का, ठीक है। क्या बना लेगा Fe2O3.XH2, ठीक है। और यही जंग लगने का क्या है रासायनिक संगठन या रासायनिक सूत्र है, ठीक है। तथा इसके साथ ही H+ आयन क्या होंगे पुनः उत्पन्न होंगे, क्या उत्पन्न होंगे इसके साथ ही H+ आयन, ठीक है। और H+ आयन उत्पन्न हो रहे हैं यानी वापस अभिक्रिया चलेगी, ठीक है, आयरन के ऑक्साइड बनने की। ये देखो अभिक्रिया 2Fe+2, ठीक है, प्लस 2H2O प्लस H+ आयन, H+ आयन Fe+2 आयन था, किसमें ऑक्सीकृत होगा Fe+3, किसके साथ क्रिया कर रहा है H2O और वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। फेरस आयन वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ और जल के साथ क्रिया करके किसमें चेंज होगा Fe+3 फेरिक आयन, किसके रूप में ऑक्साइड के रूप में, तो क्या बनेगा Fe2O3, क्या बन जाएगा Fe2O3, साथ में क्या मुक्त कर देगा H+ आयन, क्या मुक्त कर देगा H+ आयन। ये H+ आयन कहाँ काम में रहेंगे वापस ऑक्सीजन के अपचयन के लिए, ठीक है। तो Fe+2 आयन था, Fe+2 आयन ने किसका निर्माण कर दिया फेरिक ऑक्साइड का, किसका निर्माण कर दिया फेरिक ऑक्साइड में, यानी Fe+3 में चेंज हो गया। अब ये Fe2O3 जो फेरिक ऑक्साइड है ये किससे क्रिया कर रहा है जल से, तो क्या बन जाएगा Fe2O3.XH2,
यानी फेरिक ऑक्साइड कैसा हो गया, जलयोजित हो गया। और ये जंग लगने का क्या है, रासायनिक सूत्र। ठीक है, फिर दे रखे संक्षारण कम करने के उपाय, जानते देखो पड़े हुए हैं। जो भी संक्षारक वस्तु है जिससे संक्षारण होना है, चाहे लोहे की या कुछ भी, ठीक है, अधिकतर लोहे की बात करते हैं, एग्जाम्पल भी लोहे के देखा है। तो जो लोहे की वस्तु या धातु की वस्तु, इसमें पेंट किया जाए, ग्रीस लगाया जाए, ऑयल लगाया जाए, ठीक है, तो सबसे सरल उपाय ये है। ठीक है, फिर और दे रखे हैं धातु की सतह पर अन्य धातु की परत चढ़ाना। ठीक है, लोहा है, लोहे के ऊपर किसकी परत चढ़ा दें, दूसरी अन्य धातु की। ठीक है, ताकि लोहे पर जंग नहीं लगे। जो भी जंग लगना है किस पे लगेगा, ऊपरी परत पे, जो दूसरी धातु की परत चढ़ाई है। ठीक है, और देर का देखो धातु की सतह पर पेंट, तेल या ग्रीस का लेप करना। ठीक है, भाई लोहा था, लोहे के ऊपर मान लो जिंक की परत चढ़ा दी, ये सब लेपन पड़ा है। ठीक है, ये सब लेपन किसे कहेंगे, लोहा है, लोहे के ऊपर किसकी परत चढ़ा दी, मान लो जिंक की। ठीक है, तो जिंक की क्रियाशीलता अधिक है, लोहे से पहले किस पे जंग लगेगा, फिर जिंक पे जंग लगेगा। ठीक है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, यसर लेपन, लोहे को जंग से बचाने के लिए। फिर देखा देखो Fe पर जिंक की परत चढ़ाना, इस प्रक्रिया को यसर लेपन या गैल्वेनीकरण कहते हैं। ठीक है, फिर और दे रखा है किसी अधिक सक्रिय धातु का, कोई धातु है लोहे से भी अधिक सक्रिय है, और जब से स्टार्ट किया था तब बताया था कि कोई भी धातु सक्रिय है। ठीक है, जितनी अधिक सक्रिय होगी उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, ऑक्सीकरण करेगी। तो यदि लोहे के ऊपर अधिक सक्रिय धातु की परत चढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो वो स्वयं का क्या कर देगी, लोहे से पहले ऑक्सीकरण कर देगी, और लोहे को ऑक्सीकरण से क्या कर देगी, बचा देगी। तो दे रखे देखो, एक देर का क्षारीय सोडियम फॉस्फेट का क्रोमेट लिया, देखते हैं बहुत सी बार लोहे की जो भी वस्तु वगैरह बनाते हैं, गेट वगैरह दिए तो रेड कलर का, रेड ऑक्साइड का पेंट करते हैं। ठीक है, वार्निश से करने से पहले रेड ऑक्साइड का पेंट करते हैं। वो रेड ऑक्साइड क्या है, क्षारीय सोडियम फॉस्फेट और क्रोमेट का मिश्रण है, जो कैसा होता है, जंगरोधी। ठीक है, फिर लास्ट टॉपिक बचा है देखो, फिर आगे के विद्युत अपघटन के नियम, दो नियम है छोटे छोटे। दो नियम पढ़ेंगे, तो प्रथम नियम और सेकंड नियम, फेराडे का प्रथम नियम और फेराडे का द्वितीय नियम। तो देखो प्रथम नियम की बात करें तो किसी इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा, निक्षेपित पदार्थ की मात्रा, प्रथम नियम की बात करें देखो फर्स्ट, निक्षेपित पदार्थ की मात्रा क्या है, W। ठीक है, तो किसी इलेक्ट्रोड, निक्षेपित यानी जो पदार्थ चिपक रहा है, जैसे बोला था ना, और जिंक की जड़ समय के साथ साथ पतली होती जाती है, और कॉपर की जड़ समय के साथ साथ क्या होती जाती है, मोटी। तो कॉपर की जड़ पे Cu+2 था, दो इलेक्ट्रॉन ब्लड से किसमें चेंज हो रहा है, Cu में, तो Cu कहाँ निक्षेपित होगा, इस क्षण। ठीक है, तो दिया हुआ है देखो, किसी इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा क्या है, W है। निक्षेपित पदार्थ की मात्रा वैद्युत अपघट्य के विलयन में, ठीक है, वैद्युत अपघट्य के विलयन में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा में क्या होती है, समानुपाती। किसी भी इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा है, कितना पदार्थ निक्षेपित हो रहा है, W, वो किसके समानुपाती है, विद्युत धारा की। ठीक है, फिर दिया हुआ देखो, माना प्रवाहित विद्युत धारा का आवेश कितना है, Q। जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसका आवेश कितना है, Q है। ठीक है, तथा इलेक्ट्रोड पर पदार्थ की मात्रा कितनी है, W। तो यहाँ से रिलेशन दे दिया, W समानुपाती Q। ठीक है, W किसके समानुपाती है, Q के। ठीक है, W किसके समानुपाती है, Q के। निक्षेपित पदार्थ की मात्रा किसके समानुपाती है, विद्युत धारा के आवेश Q के समानुपाती है। ठीक है, Q बराबर क्या होता है, IT। Q बराबर क्या होगा, IT। तो W समानुपाती IT। ठीक है, समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो समानुपाती स्थिरांक आ जाएगा, W बराबर ZI। W बराबर क्या आ जाएगा, ZIT। प्रथम नियम क्या कहेंगे,
कि निक्षेपित पदार्थ की मात्रा, ठीक है, वैद्युत अपघट्य के विलयन के विद्युत धारा की क्या है, समानुपाती। तो यहाँ विद्युत धारा का ले लिया आवेश, ठीक है, तो W समानुपाती Q, आवेश का फॉर्मूला क्या था, Q बराबर IT, तो W समानुपाती IT, समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, Z समानुपाती स्थिरांक, ठीक है, तो W बराबर Z IT। अब यदि देखो E बराबर कितना हो, 1 सेकंड, 1 सेकंड में मान लो 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित कर रहे हैं, 1 सेकंड में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित की जाए तो W और Z दोनों की वैल्यू क्या होगी, समान होगी। निक्षेपित पदार्थ की मात्रा और समानुपातिक स्थिरांक दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। तो दिया हुआ ये देखो, माना प्रवाहित विद्युत धारा का आवेश Q है, निक्षेपित पदार्थ की मात्रा कितनी है, W है, तो W समानुपाती Q, Q बराबर क्या है, IT, वैल्यू रख देंगे, फॉर्मूला आ जाएगा W बराबर ZIT, ठीक है। यदि I और T की वैल्यू कितनी है, 1 सेकंड में 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो W किसके बराबर होगा, Z बराबर क्या है, समानुपातिक स्थिरांक के दो, या दिया हुआ है विद्युत रासायनिक तुल्यांक, ठीक है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक या कहते हैं समानुपातिक स्थिरांक, ठीक है। फिर बात करें देखो फैराडे के द्वितीय नियम की, सेकंड नियम की बात करें देखो, तो मान लो कि दो अलग अलग वैद्युत अपघट्य हैं, ठीक है, तो विभिन्न वैद्युत अपघट्यों के विलयन में समान विद्युत धारा, अब मान लो दो वैद्युत अपघट्य हैं, फर्स्ट और सेकंड, दोनों में विद्युत धारा कैसी है, समान है, यहाँ इनका विद्युत धारा का कोई प्रभाव नहीं होगा। समान विद्युत धारा समान समय के लिए प्रवाहित की जाए, विद्युत धारा भी समान है दोनों में, समय भी समान है। मान लो दो वैद्युत अपघट्य हैं, दोनों वैद्युत अपघट्य में समान समय में समान विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ I और T से दोनों के वैद्युत अपघट्य के विलयन के ऊपर जो भी विक्षेपित पदार्थ की मात्रा है या तुल्यांक की भार है, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो दिया हुआ है विभिन्न वैद्युत अपघट्यों के विलयन में समान विद्युत धारा, ठीक है, समान समय तक प्रवाहित करने पर, कोई भी दो अलग अलग वैद्युत अपघट्य हैं, उनमें समान समय में समान विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर प्राप्त पदार्थों की मात्रा है, पदार्थ की मात्रा यानी वही निक्षेपित पदार्थ की मात्रा, पहले की कितनी है W1, दूसरे के लिए कितनी मान लें W2, ठीक है। निक्षेपित पदार्थों की मात्राएं उनके रासायनिक तुल्यांकी भार की क्या होती है, समानुपाती, इसका तुल्यांकी भार E1, इसका तुल्यांकी भार कितना मान लें E2, ठीक है। तो अलग अलग वैद्युत अपघट्य के लिए समान समय में यदि समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो निक्षेपित पदार्थों की मात्राएं उनके विद्युत रासायनिक तुल्यांकी भार की कैसी होगी, समानुपाती। तो क्या फॉर्मूला आ गया, तो W1 समानुपाती E1 और W2 समानुपाती E2, क्या आ गया, W1 समानुपाती E1, ठीक है, यानी W1 बराबर क्या आ जाएगा, W1 बराबर स्थिरांक, जो भी समानुपातिक स्थिरांक लेंगे, इनटू क्या आ गया E1, यानी स्थिरांक बराबर क्या आ जाएगा, W1 अपॉन E1, ठीक है। निक्षेपित पदार्थ की मात्रा जब समान विद्युत धारा समान समय में प्रवाहित हो रही है तो निक्षेपित पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांकी भार की कैसी है, समानुपाती, तो W1 इनटू समानुपाती E1, तो W1 बराबर क्या आ जाएगा, समानुपातिक स्थिरांक, तो W1 बराबर स्थिरांक इनटू E1, स्थिरांक बराबर क्या आ गया, W1 अपॉन E1। वही बात करें W2 की, W2 समानुपाती E2, ठीक है, तो W2 बराबर क्या आ जाएगा, स्थिरांक, वही समानुपातिक स्थिरांक E2, स्थिरांक बराबर क्या आ जाएगा, W2 अपॉन E2। अब देखो W1 अपॉन E1 भी किसके बराबर है, स्थिरांक के, और W2 अपॉन E2 की वैल्यू भी किसके इक्वल है, किसके बराबर है, स्थिरांक के, तो ये दोनों वैल्यू भी एक दूसरे की क्या होगी, इक्वल होगी। तो क्या लिखूंगी यहाँ, W1 अपॉन E1 बराबर W2 अपॉन E2, ठीक है, या पक्षांतरण करें, W2 इधर E1 इधर, तो W1 अपॉन W2 बराबर E1 अपॉन, क्या फॉर्मूला आएगा, द्वितीय नियम क्या आ जाएगा, तो W1 अपॉन E1 किसके बराबर था, W2 अपॉन E2 के, पक्षांतरण कर लें, तो W1 अपॉन W2 बराबर किसके, E1 अपॉन E2, ठीक है। और देखो जब
धारा और उसका मान 1 एम्पियर 1 सेकंड है, तो वहां W किसके बराबर था, Z। तो यदि फर्स्ट और सेकंड दोनों नियम को एक साथ मिलाएं तो क्या लिख देंगे, W1 अपॉन W2 बराबर E1 अपॉन E2। तो सेकंड नियम से क्या लिख सकते हैं, Z1 अपॉन Z। तो W किसके बराबर था, Z। या कहें W किसके समानुपाती है, Z। या आ जाएगा W1 अपॉन W2 बराबर E1 अपॉन E2 बराबर Z1 अपॉन Z। फर्स्ट और सेकंड दोनों नियम से, ठीक है। तो दिया हुआ है देखो वही W1 अपॉन W2 बराबर E1 अपॉन E2 बराबर Z1 अपॉन Z2, दोनों नियम को मिला देते, ठीक है। ये तो किससे आ गया, सेकंड नियम से। ये फर्स्ट और सेकंड दोनों नियम की बात कर लेंगे, ठीक है। ये तो अभी थर्ड चैप्टर कंप्लीट है, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लें, ठीक है।